माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्वेश्चंस, यानी 2009 का पार्ट 1 वीडियो है ये, पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर्स। तो ये सारे वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर योर एग्जामिनेशंस, अपकमिंग एग्जामिनेशंस पैरामेडिकल के। और अदर स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, अदर स्टेट्स के, यानी झारखंड और आपके यूपी के भी, और साथ ही साथ आईटीआई वाले भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी, और बिहार यूपी झारखंड सभी के लिए, क्योंकि सबका सिलेबस सेम होता है, दैट इज एनसीईआरटी। सो आप लोगों को सभी क्वेश्चंस करने चाहिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारे टेलीग्राम चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके पीपीआई ट्यूटोरियल आप लोग सर्च कर सकते हो, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। चलिए, मॉक टेस्ट चल रहा है, उसको अच्छे से कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। सो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ x माइनस आयन, ठीक है, x माइनस आयन एंड HX। Ka उसका वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -8। तो pH क्या होगा बफर का, यानी एक प्रतिरोधक विलयन में x माइनस आपको दे रखा है, वह HX की समान सनाद्रता, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इक्वल है दोनों, x माइनस और HX। और HX का आपका Ka वैल्यू दे रखा है, ठीक है, दैट इज 10 का पावर -8। तो आपका क्या होगा वैल्यू, 8, 3, 6 और 1। देखिए, एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन से आपका ये pH से आया है। pH से आपका क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम, कौन से इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये पार्ट है pH। तो इस बार एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। इसको कैसे करना है, इसमें बस आपको क्या करना है, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशन लेना है, जो कि बराबर होगा आपका pKa प्लस लॉग आपका जो सॉल्ट है उसका डिवाइड बाय, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन, सनाद्रता होती है इसका मतलब, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, pKa को कन्वर्ट करोगे तो माइनस लॉग Ka हो जाएगा, प्लस इधर आपका log 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, आपका वैल्यू पुट कर दो Ka का, तो माइनस लॉग 10 का पावर -8 और इधर प्लस 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो आपका क्या आ गया, माइनस लॉग 10 का पावर -8, तो आपका +8, क्योंकि जब आप माइनस लॉग का पावर लॉग का पावर 10 का पावर -8 को कन्वर्ट करोगे तो आपका +8 वैल्यू देगा, तो +8 यानी आपका A, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इक्वल टू pKa प्लस लॉग प्लस इंटू सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में एसिड का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका 2009 का पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप पूरा कीजिए 2006 से 9 तक, आपका तैयारी और 4 चांद लग जाएगा उसमें, ठीक है। 2006 से पूरा 20 तक कंप्लीट कर लोगे केमिस्ट्री पैरामेडिकल। अदर स्टेट्स वाले भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी और आने वाले, तो टोटल अभी 80 क्वेश्चंस और बाकी है 2006 तक, यानी 79 क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समय ना गवाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, यानी आपका जो फिनॉल होता है इसके साथ अभिक्रिया करता है, तो आपका Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, BNOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बेकिंग सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो फिनॉल होता है, फिनॉल क्या है आपका, ये आपका फिनॉल है, ठीक है। सो फिनॉल आपका बेसिकली रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ठीक है, एक्वस में, ठीक है। तो क्या बनाता है आपका, ये रिएक्शंस करने पे आपका बनाता है ONa, ठीक है, माइनस प्लस। तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सोडियम फेनोएट, यानी साल्ट, साल्ट बनाता है ये, ठीक है। और फिनॉल आपका क्या होता है, वीक वीक एसिडिक, एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक, ठीक है। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग आपका बेस तो नहीं कह सकते, लेकिन बेस है ये, क्षार है, लेकिन इसको एसिडिक कैरेक्टर भी होता है थोड़ा सा, ठीक है, फिनॉल में। लेकिन यहाँ से एक रिएक्शंस और आ जाएगा, आंसर तो बी होगा, लेकिन साथ साथ एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी आपको मैं एग्जामिनेशंस के लिए करा दे रहा हूँ। वो आपका क्या है कि आपको यहाँ से एक रिएक्शंस पूछ सकता है, ठीक है। तो रिएक्शंस वो क्या है आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ।
सो रिएक्शंस आपका कुछ इस प्रकार से है कि जब आपका फिनॉल, आप लोग रिएक्ट करवाते हो फिनॉल को, ये फिनॉल हो गया, ठीक है, NaOH के साथ, साथ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी आप दे दोगे ना, तो आपका ये सिलिसिलिक एसिड बना देगा। सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड सबको पता है क्या होता है, ये होता है आपका सिलिसिलिक एसिड। ऐसे इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सिलिसाइलिक एसिड, सिलिसाइलिक एसिड, ठीक है, ये इसका स्पेलिंग हो गया। तो सिलिसाइलिक एसिड बोलता है, और इस नेम रिएक्शन का नाम है कोल्ब्स, ठीक है, कोल्ब्स सिचमिड, सिचमिड रिएक्शन, कोल्ब्स का ये रिएक्शंस हो गया। कोल्ब्स रिएक्शंस भी सीधा सीधे बोल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गए, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा फिनॉल प्लस आपका सिलिसिलिक एसिड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एस्प्रिन, एस्प्रिन का भी जो मेकिंग होता है ना, एस्प्रिन किस तरह से बनाया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन में चला जाएगा। तो सिलिसिलिक एसिड और एस्प्रिन दोनों, तो एस्प्रिन आपका होमवर्क है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कभी मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस उस पर ले आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस आपको इंपॉर्टेंट करता हूँ, ठीक है। डिटेल में इसी को बोलते हैं पढ़ना, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स नए देख रहे हैं, बाकी सारा आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा प्रीवियस ईयर्स मैंने सॉल्व कराया इसी तरह से डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर पूछा है, यानी इसको प्रसंस्करण या संकरण भी बोल सकते हैं, संकरण, यानी चैप्टर नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका 2020, 2019, 2018 ये तीनों ईयर्स में आ रखा है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर से सवाल, ठीक है। सो 2021 में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी देख ही सकते हो 2009 में भी है, और भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन डायमंड, हीरे में किस प्रकार का बंध या आपका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन उपस्थित होता है। तो आपका आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड इसको कर लो, H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड sp2 या sp3। सो आपका जो डायमंड होता है हीरा में आपका ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल होता है चारों तरफ से अच्छे तरीके से, तो इसको sp3 बोलते हैं, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड्स रहता है इसमें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल अच्छे से कार्बन चारों तरफ से अच्छे तरीके से एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर वही हम ग्राफाइट के बारे में पूछे, अगर एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफाइट के बारे में पूछे तो बताइए sp2 sp3 या sp क्या होगा ग्राफाइट, तो ग्राफाइट के बारे में बताइए। हाँ, ग्रेफाइट आपका sp2 होगा, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है जी। अब इसमें आपको हम एसिटिलीन के बारे में पूछ रहे हैं, एसिटिलीन, एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन के बारे में बताइए। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, क्या होगा इसका, तो इसका sp होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसमें पाई बॉन्ड्स निकालना, सिग्मा बॉन्ड्स निकालना आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो इस वीडियो में मैं ये चीज़ दोबारा नहीं बताऊंगा। आप उसके लिए प्रीवियस ईयर जाके 2019, 20 और 18 का देख लीजिए, वहां पर मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर रखा है पूरा थ्योरी डिटेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ 2009 पैरामेडिकल, और ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी आएगी क्योंकि 20 क्वेश्चंस पूछता था, तो इस वीडियो में मैंने बस और क्लास में 10 क्वेश्चंस लिए। सो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमओटी का यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मैं आपको आज इतने अच्छे से ट्रिक से समझाऊंगा ना कि आपको एमओटी करने का जरूरत ही नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, फिर उसके बाद उसको उसके ऑर्बिट्स में भरिए, उतना आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डायमैग्नेटिक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आपका प्रतिचुंबकीय। एक होता है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, और एक होता है आपका प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक, यानी Zn2 प्लस, Al3 प्लस, Pb2 प्लस और Cu2 प्लस। तो इसमें आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, जो कि ट्रिक आपको बहुत आसान होगा हमेशा, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, यानी पैरामैग्नेटिक रहेगा, सो आपको क्या करना है, 10, 16 और अगर ऑड नंबर्स है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और डाईमैग्नेटिक्स इसको छोड़ के जितना भी, ठीक है, 10, 16 ऑड, ठीक है, इवन नंबर्स, यानी इसको छोड़ के 10, 16 और ऑड नंबर छोड़ के इवन नंबर्स, और 10, 16 छोड़ के सारा आपका चला जाएगा डाईमैग्नेटिक, यानी डी फॉर डाईमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय, पी फॉर पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय।
सो फॉर एग्जांपल आप H2 लो, ठीक है। H2 में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कैलकुलेट करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 क्या आपका इवन नंबर है, तो ये डाईमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। दूसरा लो He2 प्लस, ठीक है। तो एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हीलियम में 4 होगा, लेकिन इसमें प्लस है तो एक लॉस कर देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि ये ऑड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करते हैं। O2, O2 क्या है आपका, एक O में 8 होता है, तो 2 में 2 इंटू 8 यानी 16, 16 क्या है आपका यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, तो P पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 16 के लिए ये इवन है, लेकिन आपका 16 क्यों पैरामैग्नेटिक डालना है। और नियॉन भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बस दो कंडीशन यहाँ पे 10 और 16 के लिए है, बाकी सारे ऑड नंबर्स वाले आपके चले जाएंगे पैरामैग्नेटिक में। तो उसी प्रकार से Zn है आपका, Zn2 प्लस, तो ऐसे Zn में कितना रहता है 30, तो माइनस कर लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 28, तो ये क्या चला गया आपका इवन नंबर, डाईमैग्नेटिक, ठीक है। फिर Al3 प्लस, Al3 प्लस, Al3 प्लस में कितना होता है 13 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लॉस हो गया यानी दान दे दिया डोनेट, तो कितना 10 बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 आपका पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो Al3 प्लस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि 10 का पैरामैग्नेटिक होता है। अब Pb2 प्लस 82 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो -2 कर लीजिए यानी 80, ठीक है। सो 80 आपका क्या हो जाएगा, आपका 80 हो जाएगा क्या, यस डाईमैग्नेटिक। फिर आपका Cu2 प्लस, Cu2 प्लस में कितना होता है 29 इलेक्ट्रॉन्स, तो 29 माइनस 2 कितना हो गया 20 आपका 7, तो ये आपका ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो आपका यहाँ पर Zn2 प्लस क्या आया डाईमैग्नेटिक, Al3 प्लस क्या है आपका पैरामैग्नेटिक, Pb2 प्लस क्या है आपका डाईमैग्नेटिक, और Cu2 प्लस क्या है आपका पैरामैग्नेटिक। तो आपको डाईमैग्नेटिक बताना है, तो इसमें आपका Zn2 प्लस और Pb2 प्लस दोनों में सबसे ज्यादा डाईमैग्नेटिक के लिए क्या होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपका नहीं रहे। तो अब इस कंडीशन में आपका सही उत्तर होना चाहिए Pb2 प्लस, ठीक है। तो सही Pb2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि डाईमैग्नेटिक में आपका नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका अभी भी है अनपेयर्ड, ठीक है। सो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Pb2 प्लस। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से बनाना है। तो देखिए कितना भारी चीज था, अगर आपको करना रहता तो मैंने ट्रिक से इसको कितने अच्छे से बता दिया। तो ये ट्रिक आप एमओटी के लिए याद कर लीजिए, 10, 16 और ऑड नंबर्स पैरामैग्नेटिक, और उसको छोड़ के जितने नंबर्स इवेंट्स आपके वो चले जाएंगे डायमैग्नेटिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से हम लोग साइंस को आपको अगले साल भी आपके जूनियर्स के लिए और अच्छा करेंगे। तो आप लोग ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा, जो भी बच्चे बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक या ITI के कर रहे हैं, हम लोग तीनों आपका कोर्स के लिए पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और ITI के लिए साइंस बहुत ईजी करने वाले हैं। तो ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी, क्वालिटी आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, और ट्रस्ट, ये दोनों PPI का दोनों स्तंभ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फाइंड P का ऑक्सीडेशन नंबर इन H3P2O7 माइनस में, ठीक है। तो ऑक्सीजीकरण संख्या आपका फॉस्फोरस का यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो +6 +7 +5 प्लस -6 क्या होगा। सो ऑक्सीजीकरण संख्या निकालने के लिए जस्ट आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, ये फॉर्मूला हो गया। तो H का हम लोग को पता है क्या होता है +1, ऑक्सीजन का क्या रहता है आपका -2, ठीक है, ये तो हमें पता है, ज्ञात क्या करना हमें फॉस्फोरस का, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 3 1 वैल्यू पुट कर दिए, इसका 3 बार है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 बार फॉस्फोरस तो 2 और x ले लिए इसका मान, प्लस आपका 7 बार ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, बराबर क्या हो जाएगा, पावर क्या है इसका मतलब चार्ज क्या है इसका, तो माइनस है, तो -1 इधर हो गया, ठीक है। तो 3 + 2x - 14 बराबर -1, ठीक है, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 2x - 11 - 1, ठीक है। अब इस -11 को उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा +11 - 1, यानी आपका क्या हो गया 2x = 10, और x बराबर इधर 2 ले जाइए, 10/2 यानी आपका 5 कटने के बाद, तो +5, यानी सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजीकरण अवस्था आपका इस तरह से निकालना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हम लोग,
H2SO4 का, तो इसमें S का निकालना आपको। सेम वही प्रोसीजर, 2 × 1, क्योंकि H का +1 लेते हैं। S का कितना ले लिए हम, X मान लिए, 4 ऑक्सीजन है -2, ठीक है, कुछ नहीं है चार्ज तो इक्वल टू 0, तो 2 + x - 8 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +6। तो इस तरह से होगा। होमवर्क में और दे दे रहा हूँ आपको, KClO3 का यानी Cl का निकालिए यहाँ पे ऑक्सीजीकरण संख्या, और H2SO3 में S का निकालिए आप ऑक्सीजीकरण संख्या, ठीक है। निकालने के बाद कमेंट कर दीजिएगा और आप निकाल दीजिए। एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, K4FeCN, आपका 4 है शायद होगा, इसका आपको निकालना है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण Fe का निकालना है आपको, और ये आपका 2006 का क्वेश्चंस में आ रखा है, तो वहां भी मैं कराऊंगा, तो अभी ये आपको मैंने दे दिया ये होमवर्क, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण स्टेट निकालने आपको पहले पूछता था, लेकिन फिर भी कर लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालना इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ से है, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में ही आपका है, ठीक है। आपका केमिकल बॉन्ड जो चैप्टर है क्लास 11th का, वहीं पे है ये टॉपिक, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस में भी डाल सकते हैं, लेकिन सब चैप्टर्स को मैंने इसी में कंबाइन कर रखा है, आपका रिडॉक्स रिएक्शंस भी, ठीक है। अपचन और अपघटन वाला यहीं पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है कि CH3CN was dissolved in concentrated H2SO4 and mixed with excess water. The main products are। देखिए सवाल को किस तरह से घुमाया जा रहा है। पहले तो बोला जा रहा है कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है, ठीक है। फिर उसमें कहा जा रहा है कि आपको पानी भी मिला दिया जा रहा है, तो ये तो एक्वस हो गया। क्या हो गया, एक्वियस, डाइल्यूटेड हो गया, कि पानी भी एक्सेस में मिलाया जा रहा है। तो क्वेश्चंस को देखिए किस तरह से एग्जामिनर घुमा रहा है कि CH3CN यानी मिथाइल आपका जो साइनाइड दे रखा है, उसमें सनातृत H2SO4 को घोलकर जल के अधिकतम मात्रा के साथ आपका मिला दिया गया, तो मुख्य उत्पाद क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाया गया। आखिर क्वेश्चंस में क्या था कि CH3CN था, यानी मिथाइल साइनेट था आपका, क्या इसे बोलते हैं, मिथाइल साइनेट, ठीक है, मिथाइल साइनेट था। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर कहा जा रहा है कि नहीं विथ एक्सेस वाटर, ठीक है, H2O भी है। तो इसको सिंपली हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हटा के आराम से इसको, कहा गया, हाँ, इसको आराम से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ये हो जाएगा H2O प्लस आपका इधर H+, ठीक है। सिंपल ये कहो डाइल्यूटेड, तो ये डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहा। तो क्या बनाता है ये आपका CH3COOH बनाता है, एसिटिक एसिड, मेजर प्रोडक्ट एसिटिक एसिड, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट इसका एसिटिक एसिड बनेगा। तो मिथाइल साइनेट को हाइड्रोलिसिस करने पर, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, जलीय अपघटन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यस। सो साइनाइड्स को हम लोग करते हैं तो आपको क्या देता है, ये चीज मिलेगा आपको, ठीक है। इसको दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, असीटो नाइट्राइल, क्योंकि ये नाइट्राइल ग्रुप है CN, तो असीटो नाइट्राइल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्लस साथ में क्या देगा आपका बाई प्रोडक्ट, NH3 भी देगा आपको, अमोनिया भी देगा, ये भी लिख लेना बाई प्रोडक्ट लेस अमाउंट में, ठीक। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। समझे बात को किस तरह से एग्जामिनर घुमाएगा। और आप कंफ्यूज हो जाओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने तो हमेशा डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ जब एसीटोनाइट्राइल को कराऊंगा रिएक्शन तब एसिटिक एसिड अमोनिया बनेगा। लेकिन यहाँ सवाल में तो देखिए ना, एक्सेस वाटर डाल दिया है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, और इसी तरह से आपको घुमाया भी जाएगा आगे। तो आपको क्वेश्चंस को 2 बार कम से कम पढ़ना है 2021 वाला एग्जाम्स में, ठीक है। और साइंस की बेहतरीन तैयारी कीजिए PPI से, PPI को आप लोग सब पे नाज हो, ऐसा रिजल्ट ला के आप हमें दीजिए, ठीक है। आप ही की सफलता हमारी पहचान बनेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ एसाइटिलीन, क्या उसको बोलते हैं, एसाइटिलीन। एसाइटिलीन का आपका
किसके वजह से होता है, आकृति का कारण। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स यानी हाइब्रिडाइजेशन, चैप्टर नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन प्रसंस्करण, क्लास 11th वहाँ का यह टॉपिक है, और मैं कहता हूँ कि इस पे आता ही आता क्वेश्चन है। तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड एच, ठीक है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी में आपका ये एक पाई, नीचे एक पाई, ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूँ, बीच में एक सिग्मा, ये आपका एक सिग्मा, और ये बॉन्ड आपका एक सिग्मा, ठीक है। तो सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है। और ये जो आपका सी और एच के बीच में है, ये आपको एक सिग्मा को लेना है, ठीक है। तो आप टोटल काउंट कीजिए तो कितना हो गया आपका 2 पाई प्लस 3 सिग्मा। कैलकुलेट कीजिए कहाँ है आपका 2 पाई एंड 3 सिग्मा, जल्दी बताइए, देख लीजिए 2 पाई कहाँ है। देखिए यहाँ 2 पाई दिख रहा है, एक सिग्मा दिख रहा है, ये तो गलत हो गया। 3 पाई ये भी गलत हो गया, 3 सिग्मा ये करेक्ट है, और 2 सिग्मा 1 पाई ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पर शेप के बारे में पूछा है ना, तो सही आपको देखना है। ये तो आपका निकला ना 2 पाई और 3 सिग्मा, ठीक है, एक बीच में दो साइड साइड में, तो एक सिग्मा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। 2 पाई है ये करेक्ट है, बीसी तो होगा ही नहीं, बीसी तो होगा ही नहीं। तो बचा क्या है, ए और डी। ए और डी में आपको चूज करना है, तो कम से कम 3 पाई वाला तो इसमें सही दे रखा है ना, इसमें तो इन्फॉर्मेशन गलत है, 2 पाई होना चाहिए, सॉरी 3 पाई सिग्मा और 2 पाई होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ए ही मुझे सही लग रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। सो आपको ए पे जाना होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट दे रखा है इसमें डिटेल्स, ठीक है, इनकम्प्लीट डिटेल्स दे रखा है। 3 सिग्मा तो होगा ही, और 2 पाई तो रहेगा ही टोटल, ठीक है, हाँ। तो ए पे जाइए आप, सही उत्तर ए होगा, डी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा जानकारी नहीं है। होगा तो 3 सिग्मा 2 पाई, नहीं तो सिर्फ सिग्मा ही काउंट कीजिए, पाई मत दीजिए, ओके। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा 2 ग्राम आपका ऑक्सीजन का आपका वॉल्यूम बताना है एसटीपी पे, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इन लीटर्स, यानी 2 ग्राम O2 का आयतन आपको एसटीपी पर होगा लगभग 11.2 लीटर, 1.4 लीटर, 22.4 लीटर या 14.2 लीटर। तो सबसे पहले एसटीपी और आरटीपी क्या होता है, एसटीपी, ठीक है। चलिए रेड रेड करोगे, रेड रेड का हम पहले ही बता रखे हैं, रेड क्यों लेते हैं हम लोग, सबसे लैम्डा इसका ज़्यादा होता है इस वजह से, और फ्रीक्वेंसी कम। सो एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। और आरटीपी क्या होता है आपका, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सो एसटीपी पे हम लोग क्या लेते हैं, सब चीज को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को। टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग एसटीपी पे, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। प्रेशर कितना लेते हैं 1 एटीएम। रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं, टेम्परेचर कितना होता है रूम टेम्परेचर, औसतन रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, दिमाग में घुसा लीजिए, यानी 298 केल्विन, ठीक। इसका भी हम लोग 1 एटीएम लेते हैं। सो आपका एसटीपी पे पूछा है, तो एसटीपी पे आपका वॉल्यूम कितना रहता है आपका 22.4 लीटर। किसी भी गैस का एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस की कीमत तुम का जानो रमेश बाबू, ठीक है। तो उसका होता है 22/22.4, तो 1 मोल गैस की कीमत कितनी हो गई 22.4 लीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 मोल गैस की कीमत रूम टेम्परेचर पे तुम का जानो रमेश बाबू, तो इसका होगा 24 लीटर्स, ठीक है। तो दोनों मोल गैस का आपका अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड और रूम पे आपका कीमत बदल जाता है, यानी लीटर्स बदल जाता है। तो एसटीपी पे 22.4। अब इसी पे आपका पूछा है कि अगर हम यहाँ पे 2 ग्राम लिए हैं, तो सबसे पहले आपको 1 मोल में कितना रहेगा ऑक्सीजन,
तो 1 मोल ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है, जल्दी बता दीजिए रमेश बाबू। कोई है क्या यहाँ रमेश बाबू? तो जल्दी बता दीजिए। 1 मोल आपका बराबर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपका 2 ग्राम का पूछ रहा है, तो 2 ग्राम में क्या हो जाएगा आपका 2/18 मोल। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एसटीपी से, यानी 22.4 से। ठीक है, तो ये आपको करने के बाद कितना आ रहा है बताइए, जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या है आंसर आया। ये तो यानी आपका 9 से हो जाएगा ना, ये 9 बचे कट गया, तो आपको क्या लेना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा। तो आपका कितना आ रहा है जल्दी बताइए। यस, आपका लगभग लगभग 2.4 आ रहा होगा, 2.4। तो ये आपके आसपास है 1.4 का, और कोई तो आसपास है नहीं, तो यही लेके चलिए कि बी ही आपका सही होगा, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? हाँ, तो क्योंकि आपका 2 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 2/18 करोगे तो 1/9 आपका आएगा ना। तो 1/9 कितना होता है आपका, लगभग लगभग 0.11। अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आपका एसटीपी का वैल्यू 22.4 को, तो आपका 2.4 ही आएगा। लेकिन आंसर में तो ऐसा है नहीं, तो बी को ही हम लोग सही मानेंगे। जो नज़दीक वैल्यू हम हमेशा बोले हैं वही लेके चलना, और ऐसा बहुत केसेस आएगा आपको। ठीक है, कि आपको नज़दीक का लेके चलना होगा। सही है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वांटम संख्या यानी ऑर्बिट्स एंड क्वांटम संख्या से पूछा गया है, कक्षक से, चैप्टर नंबर 2 क्लास, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th। क्वांटम संख्या मैंने पढ़ा रखा है, आंसर फटाफट दीजिए, आंसर दीजिए कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल, एक उपकोश में आपका, जिसके लिए L का वैल्यू आपको 2 दे रखा है और N का मान 3 दे रखा है, तो इसमें अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स कितनी जा सकती है। तो ये आपका L क्या बताता है, एजिमुथल क्वांटम संख्या, पढ़ाया ना, एजिमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, और N क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो आपको यहाँ पर एस पी डी एफ यानी एल का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2, यानी डी, डी है, तो इसके लिए आपको कितना पूछ रहा है, मैग्नेटिक निकालना है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो एम एल इसके लिए निकालना होगा, यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। तो अब उसमें आपको पता चल जाएगा कि अधिकतम मात्रा में कितनी होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2l+1। सो आपका 2 इंटू कितना गया, 2 + 1 यानी 5, यानी 5 इसमें आपका क्या होगा, ऑर्बिट्स आएगा, और एक ऑर्बिटल में आपका कितना रहता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कितना जाएगा यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यानी बी का 10। तो बात समझ में आई, ये फॉर्मूला मैग्नेटिक निकालने के लिए, इससे आपको ऑर्बिटल्स कक्षा निकालते हैं। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट स्पिन, आपको नियम समझा रखे हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछे, क्योंकि बहुत दिन से नहीं पूछा है, तो 2021 के लिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हो सकता है आगे 22 में भी आए, तो अच्छे से कर लीजिएगा इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और उससे पहले चैनल को सपोर्ट करिए, और बहुत मेहनत लगता है, लाइक तो कर ही सकते हो, 1 सेकंड भी नहीं लगता। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर दीजिए, फीडबैक आपको बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए। सपोर्ट आप अपने फीडबैक और लाइक के थ्रू ही हमें दीजिए। ठीक है, जब मन करे तो शेयर भी कर दीजिए इसको फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप का स्टेटस लगा के, या अपने फेसबुक पर। ठीक है, सो सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल को। ठीक है, हमारे क्या, आपके चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि टेस्ट से आपका आता है, वो हो सकता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ब्रो आपका फिर आपका हेलोफॉर्म टेस्ट, यानी हेलोजन्स के साथ टेस्ट, मतलब इसी के अंदर आता है हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर। तो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ये आपका तीनों टेस्ट हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट,
ये सारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस पे क्वेश्चंस आपका आ सकता है, और देखिए यहाँ पर भी आया है। सो ये आपका टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर पूछा है क्योंकि आयोडीन है, तो ये टेस्ट क्या है आपका, आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है आपका, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसको डिटेल में। तो ये ऑर्गेनिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका होता है, अल्कोहल्स देता है, ठीक है, यानी OH, फिर आपका एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड्स CHO, फिर आपका कीटोन देता है, ठीक है, फिर आपका ईस्टर्स भी देते हैं, ठीक है। ये सारे आपके मिलके आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, किसके साथ, तो कोल्ड एंड डाइल्यूटेड आपका एल्कली, वो है आपका NaOH KOH, ये दोनों के साथ क्या बनाएंगे, I2 के साथ जुड़ने पे ये दोनों आपका CHI3, ये जो CHI3 बनता है प्रोडक्ट, यही आपका कंफर्म करता है कि ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको चूज करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देगी। तो अल्कोहल्स यहाँ पर आपको दे रखा है, कीटोन भी दे रखा है, ठीक है, और डिफरेंट अल्कोहल्स भी दे रखा है आपको, ठीक है। सो आइए देखते हैं रिएक्शंस। सो आपको सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो CH3 CH2OH यानी पहला वाला है ना, ये हर तरह का टेस्ट आपको दे सकता है, ठीक है, ब्रोमो, क्लोरो और आपका आइडो, तीनों। तो ये आपका सही उत्तर होगा। अब क्यों होगा ये देख लेते हैं। तो इसके साथ NaOH हम लोग मिलाएंगे प्लस I2 और गर्म करेंगे तो ये बनाएगा CHI3, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल रिएक्शन, एक लाइन में लिख दिया। अब इसको डिटेल में करके देख लेते हैं कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप आपका CH3 CH2OH, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो क्या बनेगा ये CH3 आपका, फिर इधर C, ये जो H है इसको एक जगह OH लग जाएगा, एक जगह इधर H लग जाएगा, पहले से OH तो यहाँ था ही, ठीक है। तो ये आपका अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH लगा हुआ है, तो ये अनस्टेबल। तो क्या होगा, इधर से आपका एक वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर निकलेगा, माइनस हो जाएगा H2O, तो क्या बचा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी आपका ये एल्डिहाइड में बदल गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एसिटल्डिहाइड ही होता है जो आपका यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, जो कि आपका क्लोरो, ब्रोमो और आपको आइडो तीनों फॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग 3 मोल ऑफ I2 मिलाएंगे तो क्या देगा, आइडोनेशन हो जाएगा इसका, आइडोनेशन। तो ये क्या देगा आपका CI3COH, ठीक है, प्लस 3HI, ये आपका दिया, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है आपका। अब थर्ड स्टेप कैसे होगा, तो थर्ड स्टेप में जो आपका CHI3CHO है, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। तो थर्ड स्टेप आपका CI3 जो है COH के साथ, ये आपका प्लस NaOH के साथ ट्रीट करेगा, जो कि हाइड्रोलिसिस होगा आपको यहाँ पे, जो कि आपका CHI3 लास्ट में दे देगा। तो ये आपका आइडो फॉर्म हो गया, और बाई प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड ONA प्लस। तो ये बाई प्रोडक्ट मत ध्यान दीजिए, यहाँ तक बस ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 स्टेप का रिएक्शन होता है ये आइडो फॉर्म। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ये डायरेक्ट करोगे तो बस इतना याद रखो कि आपका जो ये इथेनॉल होता है वो एसिटल्डिहाइड में बदलता है, तब जाके आइडो, ब्रोमो और आपका क्लोरो फॉर्म तीनों टेस्ट देता है। तो तीनों टेस्ट अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने आइडो समझा लिया, सेम आपका थोड़ा सा चेंजेस करके आइडो फॉर्म के साथ साथ क्लोरो और ब्रोमो तीनों टेस्ट हो जाएगा। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो आपको पता ही है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड बताता है, ठीक है, कलरलेस हो जाता है ब्रोमीन वाटर। तो ये था आपका पूरा डिटेल में ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 2006 से 9 तक भी अच्छे से कर लीजिए, अगर आपने 2010 से 20 तक पूरा कर रखा है पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल डेंटल। तो ठीक है, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप जानते हो बहुत हार्ड वर्क लगता है, तो थोड़ा शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। और आप जानते हो यहाँ पर PPI का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। आपको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, ठीक है।
ओके, पीपीआई स्टैंड फॉर क्वालिटी। सो इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई से संबंधित पीपीआई को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड। एंड बाय बाय, और इस चैनल का प्यार तुम भूल नहीं जाना रे। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।